अच्छा, कैमा भाग में था? है भाग 5 ना। अनुच्छेद 52 से 78 ना। एक एक करके हम आई थिंक 60 तक गए थे क्या? अच्छा, 52 क्या कह रहा था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। फिर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का बात किए थे। निर्वाचन केमा था? 54 था ना हो। फिर हमने बताया था निर्वाचन का रीति रिवाज केमा 55 कैसा होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। और कैसा होगा? अनुपातिक स, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था ना, एकल संक्रमण वाला। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का शपथ क्या था? क्या था? शपथ आर्टिकल 60 था। अच्छा ठीक है। कार्यकाल कैमा था? कौन सा आर्टिकल? 56 था। चलो आगे लिखते हैं हम लोग अब। अब एक हेडिंग देना, राष्ट्रपति की शक्तियां। एक हेडिंग दो, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमने एक चीज बताया था, जब गवर्नमेंट का बात किए थे तो गवर्नमेंट में हम 3 चीज लिए थे ना। एक कार्यपालिका लिए थे, दूसरा क्या लिए थे? विधायिका लिए थे, और तीसरा क्या लिए थे? न्यायपालिका लिए थे। अब राष्ट्रपति को जो है एक चीज ध्यान में समझना, राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति भी है, विधायिका शक्ति भी है, न्यायपालिका शक्ति भी है, और भी कुछ शक्ति है जो राष्ट्रपति, जैसे आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को भी है। तो एक लाइन से लिखो शक्ति में, पहला लिखना, पहला लिखो कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। पहला लिखना कार्यपालिका शक्ति। दूसरा लिखना विधायिका शक्ति। दूसरा विधायिका शक्ति। दूसरा विधायिका शक्ति। तीसरा न्यायपालिका शक्ति। तीसरा न्यायपालिका शक्ति। चौथा आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। आपातकालीन शक्ति लिखा। पांचवा लिखो सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। तीनों बल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति होता है ना, तो सैन्य शक्ति हुआ ना उसके पास। लिख लिया। अब एक एक करके हम लोग देख लेते। पहला लिखो कार्यपालिका शक्ति, हेडिंग दो कार्यपालिका शक्ति। अब हम कुछ आर्टिकल छोड़े थे, याद आ रहा है? बोले थे कि इंटर रिलेट करेंगे, अब आ गया। अब लिखना कार्यपालिका शक्ति में आर्टिकल 53। कार्यपालिका शक्ति में आर्टिकल 53 लिखना। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और आर्टिकल 53 को स्टार मार लेना। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में
निहित होती है, निहित होती है, जिसका 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 प्रयोग जिसका प्रयोग वह स्वयं या वह स्वयं या वह स्वयं या अपने अधीनस्थ वह स्वयं या जिसका प्रयोग, रुको ना, सबको लिखने दो ना रे, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों अधिकारियों के माध्यम से अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्या लिखे? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यही लिखा ना। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज बताया कि कार्यपालिका शक्ति संघ का जो कार्यपालिका शक्ति होगा वो राष्ट्रपति के अंदर होगा। उस शक्ति का प्रयोग या तो वो खुद करेगा, नहीं तो उसके अधीन यानी उसके अंदर, अधीन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो भी अधिकारी हो। जैसे तुम सुना होगा केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में एक उपराज्यपाल होता है, और वो जो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हो गया कि सीधा किसके अंदर काम कर रहा है? केंद्र के अंदर काम कर रहा है। तो उससे रिलेटेड उसमें जो रखवाएगा, उसमें किसका अधिकार होगा? रखवाने का शक्ति राष्ट्रपति का होगा। किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो कुछ भी, जहां विधानसभा नहीं है वहां का बात कर रहे हैं, जहां विधानसभा है वहां का बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे दिल्ली का बात नहीं होगा, पौंडीचेरी का बात नहीं होगा, लेकिन दादर नागर हवेली, ऐसा है ना, ये सब में जो आदमी हेड होगा वो काम करेगा किसके सापेक्ष में? तो वो करेगा राष्ट्रपति के सापेक्ष में। इसको कौन सा शक्ति कहा जाता है? कार्यपालिका शक्ति। अब लिखना आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, हाँ 74 बेटा, खूब जतो आर्टिकल में, और उसको आर्टिकल 74 को भी स्टार मार लो, ये भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लिखना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान यानी हेड प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका हेड कौन होगा? पीएम होगा। और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार, अरे किसका मोबाइल बज रहा है? ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो कैसे कहता है ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया।
तो सेम देखो राष्ट्रपति का शक्ति तुरंत कैसे बदल जाता है। आर्टिकल 53 क्या कहा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति के अंदर होगी। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि संघ का जितना कार्यपालिका शक्ति होगा वो राष्ट्रपति अपने मन से करेगा, कहेगी तो ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। बट यहीं पे बदल दिया, वक्त को, जज्बात को, सबको बदल दिया। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति तो होगी, नो डाउट, बट उसको सलाह और सहायता करेगा और वो एक मंत्री परिषद करेगा। मंत्री परिषद का मतलब कैबिनेट वाला, जो संघ सरकार का, यहां संघ सरकार का बात हो रहा है ना, यहां राज्य सरकार का बात हो रही है क्या? तो दो टाइप का सरकार होता है ना, एक केंद्र सरकार बताए थे जिसको संघ सरकार भी कहा जाता है, और एक राज्य सरकार, जैसे बिहार राज्य सरकार हो गया और सेंट्रल में केंद्र सरकार हो गया। तो पॉलिटी में हम बताए थे कि केंद्र सरकार कहना ठीक नहीं है, हम लोग आम बोलचाल भाषा में केंद्र सरकार कह देते हैं, बट ये गलत है। उसका जो सही मीनिंग होगा उसको संघ सरकार कहा जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। अब उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद पक्का है कि कैबिनेट का हेड कौन होता है? पीएम होता है ना। हो हम बताए थे कि एक वास्तविक शक्ति होता है और एक जो होता है नाम मात्र का शक्ति होता है। यदि नाम मात्र का शक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति है, लेकिन यदि वास्तविक रियल पावर, वो कौन हो जाता है? पीएम हो जाता है। और हम लोग देखते भी हैं, चंद्रयान 3 आया, लॉन्च हुआ, चंद्रमा पे पहुंचा, तुम देखा होगा टीवी पे राष्ट्रपति झंडा हिला रहा था कि पीएम? पीएम हिला रहा था ना। वो अभी दौरा कर रहा है सब देश का, राष्ट्रपति जा रहे हैं, पीएम जा रहे हैं। पाकिस्तान पे हमला करना है, न्यूज में राष्ट्रपति रहता है या पीएम रहता है? पीएम रहता है ना। वो रियलिस्टिक पावर जो है वो किसके पास है? पीएम के पास है। तो ये साफ साफ कह दिया कि ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति हम उसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा एक मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? पीएम होगा, और उसके अनुसार चलेगा। वो बोल दिया ठीक हो तो ठीक हो, ना ठीक हो तो ना ठीक हो। तो कहीं ना कहीं इससे तो ये पता चल रहा है ना कि रियल पावर राष्ट्रपति में नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है? पीएम में हो रहा है। क्लियर है? एक बता दिया कि सारा संघ का कार्यपालिका शक्ति किस में है? राष्ट्रपति में। और तुरंत एक आर्टिकल ये बता रहा है कि शक्ति तो है उसके अंदर, लेकिन वो किसी के सलाह पे काम करेगा, और उस सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्टार मार लो, ये आर्टिकल पूछा हुआ एग्जाम में है, आर्टिकल 74। नेक्स्ट लिखो। लेकिन एक चीज लिख लो, एक चीज अच्छा रहेगा लिखना, लिखना थोड़ा सा दरोगा लेवल का पढ़ाते हैं आप, ठीक है? लिखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, हाँ 42वां संविधान, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके जब बोलते हैं तो लाइन नहीं छोड़ा जाता है। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? हाँ ऐसे, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मंत्री परिषद, 42वां संविधान संशोधन, इतना बड़ा काहे लिख दो 42वां? ऐसे बोले कि 42वां संविधान संशोधन, तो सिंपल सा ऐसे लिख दो, ऐसे लिख लो, ये संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीए को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चार्टर अकाउंट मत समझ लेना, ठीक ना? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया, बना दिया गया, बाध्यकारी बना दिया गया। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे किसे? राष्ट्रपति को, उसे पुनर्विचार की छूट दी गई, पुनर्विचार की
छूट दी गई, छूट दी गई। अब समझो मेरे बात को थोड़ा सा। 71 में हम लोग जीत गए, 71 में पाकिस्तान को हरा करके हम लोग एक नया देश बना के दिए, और उस देश को हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी पीक पे थी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, उन्होंने पहली बार इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा। यानी पूरा जोर शोर से, जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का चलती हुआ करता था, उसी प्रकार उनकी बेटी ने अपना एक चलती बनाई। बट इंदिरा गांधी में थोड़ा सा तानाशाही वाला एक गुण आ चुका था, और उसका कारण यह है कि जब बांग्लादेश का एक बंदा था शेख मुजीब, आज जिसका जो शेख हसीना है ना बांग्लादेश की पीएम, उसी का पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, उसी को शेख मुजीब भी कहा जाता है। शेख मुजीब जब जीता, बांग्लादेश में पहला प्रधानमंत्री बना, तो शेख मुजीब के मन में आया कि हम सब दिन के लिए बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बन जाओ, और प्रधानमंत्री के पोस्ट को हटा करके एक राष्ट्रपति का पोस्ट लाना चाह रहा था। और जैसे अभी चाइना में चल रहा है, नॉर्थ कोरिया में चल रहा है, रसिया में चल रहा है, जो एक ही बंदा जब तक जिंदा रहेगा तब तक राष्ट्रपति बनने रहेगा, तो सेम मन में आया था शेख मुजीब को भी। तो वहां का सेना चीफ जो था, जो आर्मी चीफ था, बताया जाता है कि तोप लेके घर में घुस करके शेख मुजीब को मार दिया। ये गुण जो इंदिरा गांधी में आ रहा था, इंदिरा गांधी डरने लगी। इंदिरा गांधी को भी लगने लगा कि कहीं भारतीय आर्मी का चीफ भी हमको ना मार दे, क्योंकि मेरे मन में भी तो कुछ इसी प्रकार का आ रहा है कि भारत में सिंगल लीड हम ही करे, जो आजकल कहना यूट्यूब पे नहीं डालेगा, रे डालेगा तब नहीं बताएंगे, मत डालना ये सब चीज। जिस प्रकार आजकल बीजेपी के मन में आ चुका है कि सिंगल लीड करेंगे हम, ठीक है। हाँ, एक बार डाल दिया था, बड़ी गाली सुने थे हम, ठीक है, मत डालना है, नहीं, ठीक है। हाँ, एक बार कुछ डाल दिया था, मेरी माँ हमको फोन की कि क्या कर रहा है तुम, हम बोले का है, तो गाली पड़ रहा है तुमको। फिर इसको फोन किया, उसको हटाओ, तो थोड़ा थोड़ा एक ऐसा वीडियो हो जाता है ना। अब देखो, पक्का है कि 140 करोड़ का आबादी है भारत, और 140 करोड़ में 140 करोड़ समझदार नहीं हो सकता। 10% यदि 140 करोड़ का निकाले तो 14 करोड़ जो जनता है वो हमको गलियाएगा। मान लेते हैं कि 10% थोड़ा सा अंधभक्त टाइप का हो गया हो तो हमको गलिया देगा। 14 करोड़ यदि उसमें से 100-200 गाली पड़ता है हमको, तो बड़ा खराब लगता है। इसलिए सोचे कि ये सब वीडियो ना जाए, लेकिन समझा रहे हैं तुम लोग को क्या हुआ था। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, यही बिहार के धरती से थे जयप्रकाश नारायण। बड़ा शानदार नेता, समाजवादी नेता थे, बहुत ही खतरनाक नेता थे ये। पहले बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण का बॉन्डिंग जो था कुछ इस प्रकार था, यानी एक रोटी बेटी वाला एक नहीं होता है कि उसके घर में खाना पीना सब होता था। इंदिरा गांधी को एक बहन की तरह मानता था वो। जयप्रकाश के नारायण के मन में आ गया कि अभी लगता है कि तानाशाही कर रही है ये, और जयप्रकाश नारायण चाह रहा था कि कांग्रेस का गवर्नमेंट गिर जाए। तब तक जो है गुजरात में कांग्रेस का सरकार था। गुजरात में बताया जाता है कि वहां का एक सीएम था, सीएम का नाम भूल रहे हैं, पटेल चोर बड़ा फेमस हुआ था ये नारा। स्कॉलरशिप वाला जो मिलता है उसमें कुछ घोटाला किया था, तो ये बड़ी फेमस हुआ था। बम्बई से जॉर्ज फर्नांडिस थे, जॉर्ज फर्नांडिस बाद में तुम्हारा कांग्रेस का रक्षा मंत्री भी शायद बना थे। वो तुम्हारा वहां से बम्बई से कर रहा था, यहाँ से जयप्रकाश नारायण कर रहा था। तो इंदिरा गांधी वहां पे चुनाव हुआ तुम्हारा गुजरात में सरकार गिर गया। बिहार में भी इसका जो है थोड़ा सा हल्ला उठने लगा कि बिहार में भी कांग्रेस के गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि बिहार से कांग्रेस का गवर्नमेंट गिरे, बाद में चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों चाहिए ये भी कारण बताते हैं। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि ये आंदोलन जो है वो सिर्फ बिहार तक ना रहे, इंदिरा गांधी केंद्र सरकार से गिर जाओ और फिर से चुनाव हो। इंदिरा गांधी बोल रही थी कि ऐसा नहीं होगा, हम पीएम है, हम ही रहेंगे। बाद में इंदिरा गांधी बोली कि ठीक है तुम्हारा बात मानते हैं,
बिहार में हम फिर से चुनाव करवा देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार में हम ही रहेंगे। जयप्रकाश नारायण बोला कि ई ना चलवे, और तुरंत बिहार के 3 गो नेता जो है वो बीएन कॉलेज में पढ़ रहा था। एक लालू यादव, दूसरा रामविलास पासवान, और तीसरा तुम्हारा सुशील कुमार मोदी का नाम सुना होगा। तीनों नेता, और लालू यादव हेड हुआ करते थे। ऐसे ही लालू यादव नहीं गलिया देता है कि तुम मेरे पीछे पीछे ब्रीफकेस लेके घुमा करता था, रियल में घूमता था ये लोग, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। लालू यादव पहुंचता है तुम्हारा किसके पास, तो जयप्रकाश नारायण के पास। बोला कि हमको भी नेता बनना है। बोला कि ठीक है नेता बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शर्त है कि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहेगी, ये आंदोलन पूरा भारत में चलना चाहिए। लालू यादव बोला कि हमको क्या लेना देना ये आंदोलन कहीं पे भी चले, हमको तो नेता बनना है बस। बोले कि ठीक है, जैसा तुम्हारा मन है वैसा होगा। रामलीला मैदान में, दिल्ली हर शहर में एक बढ़िया सा एक खास नामी मैदान हो, जैसे पटना का गांधी मैदान है, वैसे दिल्ली का एक रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण का एक भाषण होने वाला था। जयप्रकाश नारायण यहीं से निकलता है और पटना एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला जयप्रकाश नारायण को कि आप जो है वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, समय खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भरेगी। अब जयप्रकाश नारायण सोचा कि धूप कितना अच्छा है, बोल रहा है कि क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी तुम्हारा केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार की पीएम कौन है, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी कभी चाहेगी कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। इंदिरा गांधी बोली कि रोक लो किसी भी तरह तुम जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण बोला कि नहीं, बोला नहीं। फिर वहां से आता है, और यही दिनकर गोलंबर है, नाला रोड दिनकर गोलंबर, वहीं से रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे वो दिनकर गोलंबर पर आए। गोलंबर से मछुआ टोली की तरफ जाओगे तो एक दिनकर भवन है, उन्हीं का घर है वो। बताया जाता है कि वहीं करीब करीब 100-200 लोग जो जमा हुआ, और वहां से सीधा राजेंद्र नगर टर्मिनल, वहां के लिए एक काफिला निकलती है, एक नारा दे करके कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। ये उनके कविता का लाइन है रामधारी सिंह दिनकर का, और यही एक स्लोगन के साथ स्टार्ट होती है। और आज एक बहुत फेमस एक ट्रेन चलती है जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हो, जो तुम्हारा दिल्ली तक जाती है। वो संपूर्ण क्रांति का नाम, जो ट्रेन जो है संपूर्ण क्रांति, उसी आंदोलन पे पड़ा था। एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया था, और उसी ट्रेन को, यानी इस क्रांति को एक टोटल रेवोल्यूशन का संपूर्ण क्रांति, और आज भी उस ट्रेन को हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके मन में अब होने लगा कि अब जो है हम जो है पीएम नहीं रह पाएंगे। खतरनाक चला, एक एक्ट लाया, और उस एक्ट को मीसा एक्ट के नाम से जानते हैं। मीसा एक्ट एज लाइक अ रॉलेट एक्ट हम पढ़ाए थे तुम लोग को हिस्ट्री में। काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। इस एक्ट में यह कह रहा था कि यदि किसी पे शक हो रहा है तुमको, उसको अरेस्ट कर लो। एक दिन में करीब करीब 93,000 आदमियों को पकड़ा गया, जिस 93,000 में लालू यादव एगो था। लालू यादव को बेऊर जेल में बंद कर दिया गया, बिहार वाला बेऊर जेल में बंद कर दिया। और तुरंत लालू यादव का साल भर हुआ था, शादी हुआ था तुम्हारा राबड़ी देवी से, प्रेग्नेंट थी, मां बनने वाली थी। जब जेल में था तो उनको एक बेटी हुआ। लालू यादव का अपना एक साला है जिसका नाम है साधु यादव। साधु यादव पहुंचा जेल लालू यादव को कहने के लिए कि आप पिता बन गए, बोलिए नाम क्या रखें। लेकिन इतिहास में हमको जिस एक्ट के नाम से पकड़ा गया है, उसी एक्ट के नाम पे मेरी बेटी का नाम रख दो। और आज बड़ी बेटी का नाम क्या है, मीसा भारती। क्या नाम है, मीसा भारती। और इसी एक्ट के तहत लालू यादव को पकड़ा गया था, और इसलिए अपनी बड़ी बेटी का नाम क्या रखा, मीसा भारती। ये लालू यादव का इतिहास है बिहार का। अब थोड़ा सा केंद्र सरकार पे जाते हैं। राजनारायण नाम का एक बंदा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, और उस केस में यह कहा गया, राजनारायण ने आरोप लगाया इंदिरा गांधी पे कि इंदिरा गांधी जो जीती है लोकसभा का सीट, वो गलत तरीके से जीती है। उसमें लगाया गया कि एक आईएएस ऑफिसर से कुछ काम करवाया गया था। एक वर्ड सुना होगा, आचार्य संहिता। जब इलेक्शन होता है तो 48 घंटा पहले प्रचार प्रसार सारा क्या होता है, बंद हो जाता है। और उसी में ये भी चीज लिखा हुआ है कि आप किसी भी सरकारी अधिकारी से
यानी गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा है उससे आप हेल्प नहीं ले सकते हैं। प्रूफ हो गया कि इसने हेल्प लिया है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। इंदिरा गांधी बौखला गई कि अब क्या होगा। तो इंदिरा गांधी के दो बेटे, एक संजय गांधी और दूसरा राजीव गांधी, एक कंपनी का नाम सुना होगा मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी जो भारत में लाया गया था वो संजय गांधी के ही लाया गया है, और पहला जो फैक्ट्री खुला था मैन्युफैक्चरिंग का वो हरियाणा में खुला था। बताया जाता है कि संजय गांधी रातों रात जो है पूरा संविधान को बदलने वाला था। ठीक है, उस समय तुम्हारा बंगाल का जो सीएम था वो बहुत बड़ा तुम्हारा चाटुकार हुआ करता था इंदिरा गांधी का। तो संजय गांधी और वो बंगाल का सीएम सब एक जगह मिलता है, संविधान में क्या फेरबदल किया जाए सबका इसका कुछ होता है। बात धीरे धीरे बढ़ती गई और बात आई 1976 में। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संजय गांधी ने सब कुछ बदल दिया, जितना पावर हो सकता था सारा पावर पीएम के हाथ में ले लिया। 1975 में इमरजेंसी लगा देता है, सुबह 4 बजता है और इंदिरा गांधी, एक रेडियो आती थी बीबीसी भारती, और उस पर सुबह 4 बजे इंदिरा गांधी का एक भाषण आता है कि आज से पूरे भारत में आपातकाल लागू होता है। आपातकाल भी 3 टाइप का होता है, एक आर्टिकल 352 होता है, एक 356 होता है और 360 होता है। ये जो आपातकाल जो इंदिरा गांधी लगाई थी वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई थी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। 356 को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और 360 को वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। ये वाला जो लगा था वो कौन सा लगा था? आर्टिकल 352 के तहत लगा था। सब कुछ बदल दिया गया। इसी संविधान संशोधन में एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट ये दिया गया कि मंत्रिपरिषद, अभी जो 74 बता रहे थे, देखो एक 74 को समझाने के लिए कितना लंबा चौड़ा में स्टोरी लेके आएंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में शूट कर जाए। इतना बीपीएससी वाले को हम बताते हैं, तभी ये लोग पैसा कम देता है हमको, है ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो इसी संविधान संशोधन में कह दिया गया कि प्रधानमंत्री जो भी कहेगा राष्ट्रपति को मानना बाध्य है, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता था प्रधान इंदिरा गांधी को यह बात का डर लग रहा था कि यदि हम आपातकाल लगाते हैं तो राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, बात ना भी मान सकता है। तो ऐसा हम पहले से ही संविधान में क्यों ना लिख दे कि जो भी प्रधानमंत्री बोलेगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। बेटा लेकिन क्या बोले कि वक्त जज्बात कब बदल जाती है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय कब किसके साथ हो, किसको अर्श से फर्श पे ले जाए और फर्श से अर्श पे लेके आ जाए, किसी को नहीं पता है। तो ये इंदिरा गांधी भूल चुकी थी और इंदिरा गांधी बेमतलब का इलेक्शन करवा दी। भारत का जनता तो गुस्साया हुआ था ही। एक जो परंपरा चलते आ रही थी 1951 से, कांग्रेस 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 कांग्रेस, ये परंपरा टूटती है और 1977 में पहली बार एक नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनता है और जिसका पहला प्रधानमंत्री बना मोरारजी देसाई। कौन बना? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने जितना भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में गलत चीज, न्यायपालिका का सारा शक्ति अपने अंदर ले लिया था, राष्ट्रपति का सारा शक्ति अपने अंदर ले लिया था इंदिरा गांधी, सारे चीज को हटाता है और उस हटाने के लिए एक और संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन को 44वां संविधान संशोधन 1978 कहा जाता है। और उसमें यह कह दिया गया कि ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, लेकिन वो जो बाध्यकारी था ना, वो बाध्यकारी नहीं है, उसको पुनर्विचार के लिए, फिर पुनर्विचार का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल तुम लोग एक कैबिनेट हो, एक मंत्री परिषद हो, इसको प्रधानमंत्री बना दो, हमको राष्ट्रपति समझो, इसने हमको दिया,
तो पहले देता था तो बाध्यकारी हो गया, हम मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन अब जो देगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो कहा गया, जो अब जो देगी हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए फिर इसको भेज सकते हैं। हम पढ़े, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम बोले कि ऐसा करो एक बार और देख लो तब हमको भेजो। लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि आएगा ना बेटा, तो उस पर हमको साइन करना मान लिया जाएगा। लेकिन वो अलग केस में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? आगे लिखो। लिखना आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 लिखना। अनुच्छेद 73 के अनुसार, अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या लिखवाएं? संघ की कार्यपालिका का विस्तार वहां तक होगा, या ऐसे लिखो, उन सभी विषयों तक, ऐसे करके लिखोगे तो अच्छा रहेगा। उन सभी विषयों तक होगा, उन सभी विषयों तक होगा जिन पर, उन सभी विषयों पर होगा जिन पर संसद को विधि बनाने का शक्ति है, विधि बनाने का शक्ति है। कुछ समझ आ रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति वहां तक होगा जहां तक संसद जो है विधि बनाने का अधिकार रखता है, चाहे किसी भी चीज से हो तब तक। वैसे भी हम लोग ये तो पढ़े हुए हैं ना कि लोकसभा से एक होता है ड्राफ्ट, एक चीज समझ लेना, एक होता है ड्राफ्ट, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट, और तीनों में अंतर होता है। एक होता है तुम्हारा ड्राफ्ट, एक होता है तुम्हारा बिल, और एक होता है एक्ट। तीनों में देयर आर मेजर डिफरेंट बिटवीन ड्राफ्ट, बिल एंड एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट, बिल एंड एक्ट? एन आंसर विल बी ड्राफ्ट। जब कोई मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री है भारत का, रेलवे मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, दिस दैट अला बला जितना मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर मान के लेते हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर का बात करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने एक पॉलिसी लाना चाहा, बाय द वे मान लेते हैं इसको एजुकेशन मिनिस्टर, इसने ये सोची कि भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, ऐसा करते हैं कि अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए हम एक बिल लाते हैं। जब तक ये बना रही है, उस पे काम कर रही है, वो जो एक्ट बाद में बनेगा, वो जो पेज बना रही है, जब तक इसके अंदर है तब तक वो बिल नहीं कहलाएगा, तब तक क्या कहलाएगा? ड्राफ्ट कहलाएगा। अब इसने तैयार की अपना पूरा कैसा कैसा होना चाहिए, कैसा कैसा सब कुछ तैयार कर ली, फिर इसके बाद ये ले जाएगी लोकसभा में। दो सदन होता है ना, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। अब मान लेते हैं कि ये लोकसभा मान लेते हैं, उसको राज्यसभा मान लेते हैं। ये यहाँ पे लाई, जैसे ही लोकसभा में लेके आई, अब ये ड्राफ्ट नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में, उसको क्या कहेंगे? बिल कहेंगे। मान के चलो लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने बोला हाँ बहुत अच्छा काम किए तुम, ऐसा होना चाहिए, तो लोकसभा से पास हो गया, अब गया राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा में भी उसको क्या कहेंगे? बिल ही कहेंगे। ये कभी मत सोचना कि लोकसभा में बिल कहेंगे, राज्यसभा में कुछ और, नहीं। राज्यसभा में भी क्या कहेंगे? इसको बिल कहेंगे। मान के चलो राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा भी पास, राज्यसभा भी पास, अब आएगा राष्ट्रपति के पास, अब मेरे पास आएगा। अब यदि हम उस पर साइन कर देते हैं, लिख दिए कलुआ, ठीक है, तो
अब कलवा जैसे ही लिखे हम, अब वो बिल नहीं हो गया, अब वो क्या हो गया, एक्ट हो गया। तो ड्राफ्ट, बिल और एक्ट में अंतर समझ आ गया। तो संसद जितना भी बना सकता है, जितना भी उसको अधिकार दिया गया है, टोटली का शक्ति किसको मान लिया जाएगा, तुम्हारा राष्ट्रपति को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक आगे और लिख लो और लास्ट करेंगे। लिखना आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 लिखना। भारत सरकार का कार्य संचालन, 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 भारत सरकार का कार्य संचालन। आज यहीं छोड़ दो, इसके आगे लेके चलेंगे कल।